चलिए अब आपको हम छोड़ जाते हैं बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता दिग्गज नेता के साथ। किस तरह से बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा नेता राम नाईक से खास बातचीत के दौरान, आप सुनिए। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक हैं। राज्यपाल बनने से पहले राम नाईक मुंबई के बोरीवली विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा मुंबई के उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। और ये सारी चीजों को अगर मैं कीर्तिमान बोलूं तो भी ये कम नहीं होगा। वैसे राम नाईक ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना रखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश भर में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उन पर उनकी नजर नहीं है। इस वक्त इंडिया न्यूज पर राम नाईक हमारे साथ हैं। राम नाईक जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 1960 में आप सक्रिय राजनीति में आए। उसके 20 साल बाद 1980 में बीजेपी का जन्म होता है। 84 में बीजेपी पहला चुनाव लड़ती है, 2 सांसद चुन के आते हैं। आज ये 2 सांसदों वाली पार्टी 400 का लक्ष्य तय करके चुनाव में उतरी है। कितना रियलिस्टिक लगता है आपको ये लक्ष्य? ऐसे वो व्यावहारिक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब उसके पहले चुनाव में 375 पर थी, तो 375 से 400 के पार जाना 25 का मामला है। और जो काम प्रधानमंत्री के नाते देश ने जिस प्रकार से देश को मार्गदर्शन किया है, अलग अलग सुविधाएं अलग अलग लोगों को, मतलब हम चंद्र में भी गए हैं और राम मंदिर भी बनाया है। तो यह जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन है। और ऐसे मौलिक परिवर्तन को साफ देने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग भी आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि 375 जब होते हैं और उसके 5 साल, ये दोनों जो भी बातें मैंने बताई ना, कि राम मंदिर और चंद्र पर जाने की, वो तो उसके बाद की है। तो ऐसे कई काम राजीव गांधी एक समय पर कहते थे, जब प्रधानमंत्री थे, कि सरकारी योजना में से 1 रुपया जब निकलता है दिल्ली से, तो गांव में जाने तक 20 पैसे पहुंचते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो सीधा किसान के बैंक अकाउंट में 100 पैसे जाते हैं। अब यह जो परिवर्तन है, यह एक बड़ा महत्व का परिवर्तन है। और इसलिए विकास की जो धारा है भारतीय जनसंघ में, उसकी एक बात मैं करूं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विचारक हमारे दृष्टि से थे, उन्होंने बात ये कही थी, राजनीति में भी अंत्योदय यह लक्ष्य रखना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार से अंत्योदय के भी कितने कार्यक्रम देश में हुए, तो कुल मिलाकर एक वातावरण देश में ऐसा बन गया है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में हम चांद तक पहुंचे, हमने राम मंदिर भी बनाया, हमने अंत्योदय के लिए भी काम किया। लेकिन विपक्ष तो हमेशा ये आरोप लगाता है कि आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को एनकैश कर रही है बीजेपी, से अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बता रही है। इन दावों की कोई काट है आपके पास? इस दावों में उनके पास कोई दूसरा अच्छा तर्क नहीं है। अब वो राम मंदिर पर कुछ ऐसे आपने जैसे बता बोलते होंगे, तो ये लोग तो ऐसे हैं कि वो राम मंदिर देखने के लिए भी नहीं गए बुलाने के बाद। और इसलिए राम लोगों के जीवन में जिस प्रकार जिंदा होता है, तो भी राम के नाम पर खुशी है, पहुंचाना है तब भी राम राम करके पहुंचाते। तो भारतीय लोगों में राम का कितना महत्व है ये इनको समझ में नहीं आता है। और इसके कारण जो मूल धारणा होनी चाहिए समाज की, उससे कांग्रेस बहुत दूर जा रही है। और कांग्रेस का आप देखेंगे किस प्रकार से वो कम होते जा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल भी यही था राम नाईक जी, की ये जो राम में इनकी आस्था नहीं है, ये आपने सही कहा कि वो राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए। क्या ये वजह है कि लोग उनसे कटते जा रहे हैं, लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? स्वाभाविक है। देखिए, नेता का काम नेतृत्व करना, और नेतृत्व करने में कौन से दिशा में
कहाँ तक हमको जाना है, ये पहले प्लानिंग करना। इस प्रकार का प्लानिंग करने के लिए कांग्रेस के पास सच में बोला जाए तो अध्यक्ष ही नहीं थे। जब राहुल जी जब अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने इस प्रकार से कुछ विशेष नहीं किया। उनके पास विजन की कमी, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर, और लोगों के साथ मिले हुए नहीं है। वो एक दिल्ली के सर्कल में ही उनकी राजनीति चलती है, और उसमें भी जो एक नेतृत्व का मामला होता है, वो नेतृत्व नहीं तो इतने साल उत्तर प्रदेश में अमेठी में और ये कांग्रेस जीत कर जाती थी, अब वहाँ भी हार गए और डर के हार गए। पीएम मोदी को तीसरी बार रोकने के लिए इन्होंने ऐलान किया कि ये इंडिया गठबंधन नाम से गठबंधन बनाएंगे, लेकिन ये गठबंधन वो शक्ल ले नहीं सका जैसा इनकी तैयारी थी। धीरे धीरे काफी लोग इससे अलग होते चले गए। हाल फिलहाल में तो हमने ये भी देखा कि जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई, वो जहां जहां से गुजरे वहां से उनके नेता कार्यकर्ता उनको छोड़ते चले गए। तो क्या विजन की कमी है, और ये क्यों लोगों को जोड़ नहीं पा रहा? अगर ऐसी नीति है तो ये बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो उन्होंने मेरे ख्याल से इंडिया का नाम भी बनाया ना, तो वह इंडिया का फुल फॉर्म बताइए। ऐसा कांग्रेस के कोई भी नेता को यदि पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। खाली एक कोई ना कोई कारण से इंडिया कहने के बाद हम सब एक आए हैं, इस प्रकार के चित्र के कारण वो इंडिया नाम। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ, आप किसी भी कांग्रेस वाले को पूछ लीजिए फुल फॉर्म क्या है, तो यह जो एक बात है, देखिए, अब इसके साथ मैं जोड़ के कहता हूँ, जनता पार्टी में से जो पुराने जनसंघी थे वो बाहर आए, उनके साथ और भी कुछ बाहर आए, और उन्होंने जनता पार्टी का नाम था, उसमें केवल भारतीय जोड़ा शब्द। तो एक शब्द जोड़ने से किस प्रकार से होता है और कितना आसानी से लोगों के पास वो नाम जाता तो है। यही टैक्टिक इस्तेमाल किया कांग्रेस ने इस बार, आपको ऐसा लगता है? अब देखिए ना, इंडिया कम से कम भारत कहते तो लोगों के, आम लोगों के पास पहुंच जाता था। इंडिया कहने से फिर अंग्रेजों ने भारत पर जिस प्रकार से अन्याय किया वगैरह वगैरह, ये बातें भी सामने आती है। नहीं तो महात्मा गांधी जी क्यों लड़े? महात्मा गांधी जी जो लड़े हैं वो इंडिया बाहर जाने के लिए लड़े हैं ना। जो उनकी नीति थी, व्यवहार था, ऐसे न नीति है न व्यवहार है, और इसलिए कांग्रेस 50 लोग भी गए लोकसभा में चुनकर नहीं आ पाए। इस पर से पता चलता है, हम भी 2 से 2 पर थे, तो हम 2 होने के बाद भी किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। एक संगठन का भी मामला इसमें है, और संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की ताकत, पहले कम्युनिस्टों के बारे में कहा जाता था। बिल्कुल, ये मेरा अगला सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है एक बहुत ही अनुशासित पार्टी की है। हमने खुद देखा है कि मौजूदा एग्जिस्टिंग एमपी के जो है टिकट कट जाते हैं, लेकिन कहीं बगावत के सुर कहीं सुनाई नहीं पड़ते। संगठन में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि आप सत्ता में हो ना हो, आपको पार्टी के लिए काम करना है, और इसके विपरीत दूसरी पार्टियों में बगावत की खबरें आती। क्या ये वजह है कि बीजेपी आज वो हासिल कर पा रही है जो उसने हमेशा से तय किया था? ये तो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक ये है कि पार्टी जब आगे जाना हम कहते थे तो अलग इस प्रकार से, नहीं तो पहले राज्यसभा के सदस्य किसको बनाया जाए, बूढ़ा हो गया है, कुछ और एडजस्टमेंट करना है उस पर, तो बीजेपी ने ऐसा नहीं सोचा। और इस चुनाव में तो जब 400 पार की बात कर रहे हैं, तो जो राज्यसभा में है महत्व के लोग, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। अब मैं मुंबई में हूँ, उत्तर मुंबई, जहाँ से मैं 5 बार सांसद रहा हूँ। अब यहाँ के भी, आपके लोकसभा क्षेत्र की बात तो मुझे करनी थी। यहाँ पर भी यही हुआ कि शुरुआत में जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम आया, तो एक
वर्ग ऐसा था जिसने आश्चर्य जताया इस फैसले पर कि यार इनकी पैराशूट लैंडिंग क्यों कराई जा रही है यहाँ पे। यहाँ से तो गोपाल शेट्टी चुनकर आते थे, 2 बार चुने भी गए हैं। बीजेपी ऐसे आश्चर्यजनक फैसले कैसे ले सकती है? नहीं, लेकिन हमने देखा कि कोई बगावत नहीं हुई। गोपाल शेट्टी भी इस समय संतुष्ट हैं। गोपाल शेट्टी ही पीयूष गोयल जी के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किस प्रकार से। और ये अभी की बात नहीं है। मैं 2 बार हारा, लेकिन फिर मैंने ये घोषणा की कि मैं इसके आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो उम्मीदवार बनेगा उत्तर मुंबई में, उसका इलेक्शन एजेंट करके मैं काम करूंगा, ऐसा मैंने घोषित किया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि 2009 में जब 99 में जो मेरा लास्ट विजय था, तो उस समय पर मुझे जो वोट मिले थे वो सारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थे। और मैंने जब ये कहा कि मैं गोपाल शेट्टी का इलेक्शन एजेंट बनूंगा, तो जब गोपाल शेट्टी ने चुनाव लड़े, तो दोनों चुनाव में वो महाराष्ट्र में बहुत अग्रक्रम पर रहे और उनका मार्जिन भी था। आखिर मैं गोपाल शेट्टी का इलेक्शन एजेंट करके काम करता था। तो यह जो हमारी परंपरा है, संगठन का एक विश्वास है, इस विश्वास के आधार पर ये काम हो रहा है। आप चूंकि अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर ही रहे थे, तो मुझे 2004 के चुनाव भी याद आ रहे हैं। अभिनेता गोविंदा आपके सामने लड़े और उसमें उन्होंने आपको परास्त भी किया। वो गोविंदा, वो पूरा टर्म पूरा होने के पहले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, ये बोल के कि वो राजनीति में दोबारा कभी लौटेंगे नहीं। अगर मुझे सही याद है तो वो कह रहे थे कि वो अपने फिल्मी करियर पे फोकस करना चाहते हैं, राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन 2 दिन पहले ही हमने देखा कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया है। अचानक ही हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? कुछ इसकी वजह आपको लगती है? अच्छा, गोविंदा का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया ये मैं आपको बताऊं, लेकिन नहीं, क्योंकि गोविंदा को आप बहुत करीब से जानते हैं। आप अपनी किताब में आप उनका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन चरवेती में आपने ये कहा है कि वो उन्होंने माफियाओं के दम पर चुनाव जीते। दाऊद का जिक्र हुआ था उसमें कि दाऊद से मदद ली। और तो आप अभी भी उस पर कायम है क्या? उस टाइम पर? हाँ, उस पर तो मैं कायम हूँ ही। लेकिन उन्होंने उसके बाद 5 दफे पब्लिकली ये कहा है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कि मैं फिर से राजनीति में नहीं जाऊंगा। आपको चाहे तो मैं आपके रिकॉर्ड के लिए वो कटिंग्स दे दूंगा, मेरे पास सब कटिंग्स। नहीं, मैंने एक बार पढ़े हैं। हाँ, मुझे पता है इस किस्म के स्टेटमेंट वो देते हैं। आपके जो आपके प्रेस कटिंग जो है उसमें भी आपके कंपनी का नाम उसमें है। तो यह जो बात है कि एक दिन एक शब्द जीत लिया, कह दिया, उसको कितने बार कहने के बाद भी इस प्रकार का काम करना, ये अपने आप में मन की जो स्थिरता है, वो स्थिरता राजनीति में काम करने के लिए लगते हैं। अभी हम संगठन मंत्री करके काम करते हैं। मैंने संगठन मंत्री करके मुंबई का काम किया है। तो मैं 1969 में संगठन मंत्री बना। तो उस समय पर खीरा स्टील वर्क्स करके एक कंपनी थी, उसका मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट था। और उनकी 2 सब्सिडरी कंपनी, लगभग 2000 लोगों, फैक्ट्री वर्कर्स वहाँ काम कर। तो मुझे कहा हमारे संगठन ने कि राम नाईक, मुंबई में ज़रा काम करने के लिए, व्यापार क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में काम किया हुआ ऐसा कोई संगठन मंत्री होगा तो अच्छा होगा। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मुझे संगठन ने कहा कि भाई आपको यहाँ जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी हम कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये जब मैंने मेरी पत्नी से और हमारे संगठन मंत्री महाराष्ट्र के वो भी आए थे, साथ में चर्चा की, तो पत्नी ने ये कहा कि मुझे मालूम है राजनीति में क्या क्या होता है, क्योंकि उनके पिताजी भी मुंबई के बहुत इमिनेंट एडवोकेट थे, छगला जी, अंबेडकर जी, इनके साथ काम करे इस प्रकार के थे और सावरकर भक्त थे। तो
उसने सब ये मुंबई के और गिरगांव में ही रहती थी, तो उसने और मुंबई नज़दीक से देखे, तो उन्होंने बोला ये सब ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आप मुझे नौकरी करने के लिए परमिशन दीजिए। तो कभी इधर उधर कुछ हो गया आर्थिक, तो ठीक है, उसने नौकरी करने के लिए बीए होती, बीएड पास किया और नौकरी किया। और मैं इस कभी ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा जो एक उनके मन में डर था, ये डर बराबर नहीं है, यह व्यवहार से देखने के लिए मिला। अब ऐसे कोई संगठन मंत्री कांग्रेस में होंगे तो जरा आप ढूंढ लीजिए, तो आपको जी बिल्कुल। अब चूंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति पे भी मैं निश्चित तौर पे आपसे कुछ न कुछ पूछूंगा। बीते 2 सालों में हमने देखा कि 2 बड़ी पार्टियां, उनमें फूट हुई और बहुत ही बड़ी फूट हुई, 2 फाड़ हो गए। जो नई पार्टी बनी, उनका कहना है कि वो ओरिजिनल पार्टी है। ये बात शिवसेना के साथ भी हुई, ये बात एनसीपी के साथ भी हुई। ये जो शिफ्ट ऑफ लॉयल्टीज जो हुई इन दोनों पार्टियों में, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं? इसके सबसे बड़ी वजह उसके नेता है। वह उद्धव ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, उन पर उनके जो अनुयायी है, वो जिस भक्तिभाव से काम करते थे, वो भक्तिभाव गलत हो रहा है, इस प्रकार से उनको लगा, और इसलिए अपने नेता पर ही विश्वास नहीं। शरद जी पवार के बारे में तो ऐसा हो गया कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम के आयोजन में ये कहा कि अभी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब इस्तीफा दे रहा हूँ ऐसा कहने के बाद फिर इस्तीफा वापस लेने के लिए दौड़ धूप करके फिर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। तो ये जो शब्दों की ताकत होती है, वो शब्दों की ताकत दोनों ने अपना जो अनुयायी है उनका विश्वास खोया। क्योंकि एक समय कहा जाता था कि शिवसेना का संचालन जो होता है मातोश्री से होता है, लेकिन शिवसैनिकों का भरोसा अचानक से ही मातोश्री से उठ गया। उन्होंने अपना कोई नया नेता तलाश लिया। ऐसा कम से कम शिवसेना सरीखी पार्टी, जो कि निष्ठावंत शिवसैनिकों की पार्टी मानी जाती थी, आश्चर्य पैदा करने वाला था। नहीं, बराबर है ना ये बात। उस समय की मातोश्री जब बाला साहब ठाकरे थी, उस समय की मातोश्री थी, तो बाला साहब किसी को जो भी कहे वो करने के लिए वो तैयार होते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की उस प्रकार की स्थिति नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो कोरोना में कहाँ घूमने के लिए नहीं गए। और लोगों को ऐसे समय पर तो लगता है कि वह अपना नेता आए, कुछ विश्वास पैदा करे। और इस्तीफा देने की भी बात, वो इतने जल्दी उन्होंने इस्तीफा देकर निकल गए। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप होते तो फिर आपके बारे में अलग से विचार संगठन के बारे में करते थे। आपने ही खुद होकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया है, तो वो इस्तीफा तो हम वापस नहीं करवा सकते। कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति थी वो फेल हुई है उधर। नहीं, आप कुछ भी कहिए, विश्वास, हम लोग विश्वास पर चलते हैं। और तुलना में जो पहले बाला साहब की प्रतिमा थी, वो दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे जी की नहीं रही। और बिल्डिंग वही है, लेकिन वो बिल्डिंग में कौन है, उस पर भी बहुत कुछ होता है। आपने इंडिया न्यूज़ को समय दिया राम नाईक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।